फ्रेंड्स, जेब कैप जोन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। पिछले 10 सालों से एक बैंकर और मेंटर के तौर पर काम करते हुए और खुद जेब कैप सर्टिफाइड हूं। आज हम कवर करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड HRA मैनेजमेंट, मॉड्यूल ए, चैप्टर 2, ब्रेकडाउन। हम इसे एक सिंपल, प्रैक्टिकल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले द कोर। What is organizational behavior? इसकी डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब ये एक स्टडी है कि कैसे लोग यानी इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स यानी समूह किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करते हैं। इसका एक सिंपल सा फ्लो है। एम्प्लॉय का बिहेवियर कंपनी पर इम्पैक्ट डालता है, जिससे आगे जाकर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस तय होती है। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के होते हैं। एक है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर, एक हिरार्की और डेफिनेट रूल्स होते हैं। मतलब सब कुछ तय होता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, नियम क्या है, सब लिखा होता है। दूसरा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये एम्प्लॉयज के बीच सोशल नेटवर्क्स और पर्सनल कनेक्शन से बनता है। इसके अनस्पोकन रूल्स होते हैं, मतलब नियम लिखे हुए नहीं होते। और हाँ, एक एग्जाम नोट जरूर याद रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज पर फोकस करता है, जैसे मोटिवेशन, रिटेंशन और इन्वॉल्वमेंट। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, उन्हें कंपनी में बनाए रखना और उनकी भागीदारी बढ़ाना। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एनी कंफ्यूजन प्लीज कमेंट। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, अगला टॉपिक है द स्केलेटन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। देखिए, स्ट्रक्चर डिफाइंस हाउ टास्क्स आर डिवाइडेड, ग्रुप्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। मतलब स्ट्रक्चर ही ये तय करता है कि काम को कैसे बांटा जाएगा, ग्रुप किया जाएगा और कोऑर्डिनेट किया जाएगा। कई तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जिसमें लोगों को उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से ग्रुप किया जाता है, जैसे HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एटसेट्रा। फिर आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स या अलग अलग रीजन्स के लिए सेपरेट यूनिट्स बना दी जाती हैं। नेक्स्ट है मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर। ये बहुत ही रिजिड, ब्यूरोक्रेटिक और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल वाला होता है। मतलब सारे फैसले टॉप मैनेजमेंट लेता है। इसके आगे है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल उल्टा है, फ्लेक्सिबल होता है, डिसेंट्रलाइज्ड होता है और अडेप्टिव होता है। यानी माहौल के हिसाब से खुद को आसानी से ढाल लेता है। और किसी भी ऑर्ग चार्ट के 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं। हायरार्की यानी पदक्रम, अथॉरिटी यानी अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी और स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी एक मैनेजर कितने लोगों को संभालता है। यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एनी कंफ्यूजन प्लीज कमेंट। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं। चलिए अब एक डीप डाइव करते हैं द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में एक एम्प्लॉय को 2 बॉसेस को रिपोर्ट करना पड़ता है। एक होता है फंक्शनल मैनेजर, जैसे HR मैनेजर, और दूसरा होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। इसे डुअल रिपोर्टिंग कहते हैं। यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है। ये टॉपिक एग्जाम का फेवरेट है। ये स्ट्रक्चर वन बॉस के रूल को तोड़ता है। ये फंक्शनल और डिविजनल दोनों लॉजिक को कंबाइन करता है। इसे जरूर याद रखिएगा। यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एनी कंफ्यूजन प्लीज कमेंट। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है द परफेक्ट मैच, पर्सन जॉब फिट। बहुत सिंपल सा मतलब है इसका, सही इंसान को सही काम पर लगाना। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। अगर राइट फिट है तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और टर्नओवर यानी लोगों के नौकरी छोड़ने का रेट कम होगा। और अगर मिसमैच है तो इससे एम्प्लॉय में फ्रस्ट्रेशन आएगा और इसकी परफॉर्मेंस खराब होगी। तो इसके लिए एक्शनेबल स्टेप्स क्या हैं? ट्रेनिंग मस्ट बी कस्टमाइज्ड, यानी ट्रेनिंग ज़रूरत के हिसाब से देनी चाहिए। और नए लोगों का इंटीग्रेशन इंडक्शन के जरिए और स्किल अपग्रेडेशन से करना चाहिए। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एनी कंफ्यूजन प्लीज कमेंट। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट, स्काउटिंग टैलेंट, असेसमेंट एंड डेवलपमेंट सेंटर्स। इनका इस्तेमाल प्राइमरीली लीडरशिप पोटेंशियल और हायर लेवल रोल्स के लिए लोगों को इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है। इसमें कई तरह के मेथड्स यूज होते हैं, जैसे इन बास्केट एक्सरसाइजेज, जिसमें एक सिम्युलेटेड यानी नकली वर्कलोड दिया जाता है जिसे हैंडल करना होता है। फिर आते हैं सिम्युलेशंस। इसमें रियल सिनेरियोज का रोल प्ले होता है।
ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं। इससे इंटरैक्शन स्किल्स टेस्ट होती हैं। और हाँ, प्रेजेंटेशंस एंड इंटरव्यूज, इससे कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट की जाती हैं। इसका मेथड क्या है? इसमें मल्टीपल ऑब्जर्वर्स यानी कई लोग मिलकर स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज को इवैल्यूएट करते हैं ताकि इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव हो यानी निष्पक्ष हो। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एनी कंफ्यूजन प्लीज कमेंट। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट बैटल करते हैं, ग्रुप वर्सेस टीम। पहले बात करते हैं ग्रुप की। इसमें मेंबर्स इंडिपेंडेंट होते हैं और उनके गोल्स भी इंडिविजुअल होते हैं। आप इन बिखरे हुए तीरों की तरह समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है टीम। यहाँ मेंबर्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं यानी एक दूसरे पर निर्भर। उनका एक कॉमन गोल होता है और वो कलेक्टिव रिजल्ट्स के लिए काम करते हैं। जैसे ये तीर, सब एक ही लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। एक एग्जाम टिप याद रखिएगा, इंटरडिपेंडेंस ही इन दोनों के बीच का की डिफरेंशिएटर है यानी मुख्य अंतर। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एनी कंफ्यूजन प्लीज कमेंट। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं। अब बात करते हैं द टीम लाइफ साइकिल, टकमैन स्टेजेस। ये एक टीम के बनने और डेवलप होने के अलग अलग स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है फॉर्मिंग। यहाँ टीम बनती है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, ओरिएंटेशन होता है और काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है। दूसरा स्टेज है स्टॉर्मिंग। इस स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट और पावर स्ट्रगल होता है, विचारों में मतभेद होता है। तीसरा स्टेज है नॉर्मिंग। यहाँ आकर टीम में कोऑपरेशन बढ़ता है और काम करने के शेयर्ड नॉर्म्स यानी नियम बनते हैं। चौथा स्टेज है परफॉर्मिंग। इस स्टेज में टीम पूरी तरह से प्रोडक्टिव होती है और हाई परफॉर्मेंस देती है। और आखिरी स्टेज है अडजॉर्निंग। जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो टीम डिसबैंड हो जाती है यानी भंग हो जाती है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एनी कंफ्यूजन प्लीज कमेंट। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है ग्रुप डायनामिक्स एंड द रिंगलमैन इफेक्ट। तो रिंगलमैन इफेक्ट क्या है? The tendency for individuals to expend less effort when working collectively than when working individually. आसान भाषा में, जब लोग ग्रुप में काम करते हैं तो वो अकेले काम करने की तुलना में कम मेहनत करते हैं। इसे सोशल लोफिंग भी कहते हैं। जैसे रस्सी खींचने वाले खेल में ग्रुप में हर आदमी थोड़ा कम जोर लगाता है। ग्रुप डायनामिक्स के कुछ प्रमुख तत्व हैं, जैसे आइडियल साइज जो कि 5 से 10 मेंबर्स का होता है। फिर है नॉर्म्स यानी बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स। फिर आती है कोहिजिवनेस यानी मेंबर्स के बीच का बॉन्डिंग या जुड़ाव। और आखिर में है रोल्स। ग्रुप में अलग अलग रोल्स होते हैं जैसे वर्क, मेंटेनेंस और ब्लॉकिंग। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एनी कंफ्यूजन प्लीज कमेंट। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द लीडरशिप इक्वेशन। लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल टुवर्ड्स गोल्स। मतलब लीडरशिप वो क्षमता है जिससे आप लोगों को गोल्स की तरफ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसका एक इक्वेशन है, लीडर प्लस फॉलोअर्स प्लस सिचुएशन इज इक्वल टू लीडरशिप आउटकम। यानी एक लीडर, उसके फॉलोअर्स और उस वक्त की सिचुएशन, ये तीनों मिलकर ही लीडरशिप का आउटकम या परिणाम तय करते हैं। और इसमें कैटलिस्ट की तरह काम करता है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EI। इसके मुख्य हिस्से हैं सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को समझना, एम्पैथी यानी दूसरों की भावनाओं को समझना, और सोशल स्किल्स। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एनी कंफ्यूजन प्लीज कमेंट। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं द लीडरशिप स्टाइल स्पेक्ट्रम पर। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स काम आते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है कोर्सिव। इसका मोटो है डू व्हाट आई टेल यू, मतलब जैसा मैं कहूं वैसा करो। यह हुक्म चलाने जैसा है। दूसरा अथॉरिटेटिव। इसका मोटो है कम विद मी, यानी मेरे साथ आओ। ये विजन दिखाने वाला स्टाइल है। तीसरा है अफिलिएटिव। पीपल कम फर्स्ट। यहाँ लोगों और रिश्तों को महत्व दिया जाता है। चौथा डेमोक्रेटिक। व्हाट डू यू थिंक। इसमें सबकी राय ली जाती है। पांचवा है पेस सेटिंग। डू एज आई डू नाउ, यानी जैसा मैं करता हूं अभी करो। इसमें लीडर खुद एग्जाम्पल सेट करता है और तेजी से काम की उम्मीद रखता है। और छठा है कोचिंग। ट्राई दिस,
यानी इसे आजमाएं। ये लोगों को सिखाने और डेवलप करने पर फोकस करता है। इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि सिचुएशनल अडेप्टेबिलिटी ज़रूरी है। बेस्ट लीडर्स सिचुएशन के हिसाब से मल्टीपल स्टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एनी कंफ्यूजन प्लीज कमेंट। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आइडेंटिटी क्राइसिस, मैनेजर वर्सेस लीडर। पहले बात करते हैं मैनेजर की, जिसे द स्टेबलाइजर भी कहते हैं। इनका फोकस होता है प्लानिंग, बजटिंग और कंट्रोल पर। इनका गोल होता है स्टेबिलिटी और ऑर्डर, यानी स्थिरता और व्यवस्था लाना। इनका मंत्र है डज थिंग्स राइट, मतलब चीजों को सही तरीके से करना। और इनकी एक्टिविटी है मेंटेनेंस। अब आते हैं लीडर पर, जिसे द विजनरी कहते हैं। और मूवमेंट, यानी बदलाव और प्रगति। इनका मंत्र है डज द राइट थिंग, मतलब सही चीज करना। और इनकी एक्टिविटी है डेवलपमेंट। यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एनी कंफ्यूजन प्लीज कमेंट। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं। अब बात करते हैं द रेसिपी फॉर टीम इफेक्टिवनेस। एक इफेक्टिव टीम बनाने की क्या रेसिपी है? सबसे पहले स्किल मिक्स। टीम में टेक्निकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंटरपर्सनल तीनों तरह की स्किल्स का मिक्स होना चाहिए। दूसरा, क्लियर गोल्स। गोल्स हमेशा चैलेंजिंग और स्पेसिफिक होने चाहिए। तीसरा, फीडबैक। फीडबैक मीनिंगफुल और टाइमली होना चाहिए, यानी सार्थक और समय पर। और चौथा, मोटिवेशन। टास्क वर्थवाइल लगना चाहिए, यानी काम टीम को सार्थक लगना चाहिए ताकि वो मोटिवेटेड रहें। और एक रिवॉर्ड टिप, ग्रुप रिवॉर्ड्स और प्रेफर्ड ओवर इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स टू फॉस्टर कोहिजन। टीम में एकता बढ़ाने के लिए ग्रुप रिवॉर्ड्स इंडिविजुअल रिवॉर्ड से बेहतर होते हैं। यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एनी कंफ्यूजन प्लीज कमेंट। अब हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं। चलिए अब एक एग्जाम पावर समरी करते हैं। ये 5 चीजें आपको जरूर याद रखनी है। नंबर 1, द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इसमें डुअल रिपोर्टिंग याद रखिएगा, यानी फंक्शनल प्लस प्रोजेक्ट बॉस। नंबर 2, टीम वर्सेस ग्रुप। टीम में इंटरडिपेंडेंस और कॉमन गोल होता है। नंबर 3, टकमन्स ट्रैप। याद रखें कि स्टॉर्मिंग स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट और पावर स्ट्रगल होता है। नंबर 4, रिंजलमन इफेक्ट। बड़े ग्रुप में इंडिविजुअल एफर्ट कम हो जाता है, यानी सोशल लोफिंग। और नंबर 5, मैनेजर वर्सेस लीडर। मैनेजर स्टेबिलिटी लाते हैं, लीडर चेंज लाते हैं। यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एनी कंफ्यूजन प्लीज कमेंट। अब हम आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। हमने इस टॉपिक को आराम से स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड समझा। फ्रेंड्स, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। If you appreciate this effort, please like the video and share it with your fellow learners. Keep learning.